मेरी बच्ची उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी जब घर में आग लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। वो मंज़र मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। उस वक्त मैंने खुद पर कैसे काबू पाया, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरा नाम सौरभ है। मेरी 10 साल की बच्ची नीरू की जलकर मौत होने के तीसरे ही दिन, जब अपने रिश्तेदारों के साथ मैं बाहर कॉरिडोर में बैठा था, मेरा दोस्त रविकांत मुझे ये सदमा सहने की सांत्वना दे रहा था। तभी मेरी बेटी का नाम पुकारती मेरी बीबी शिखा अपने कमरे से बाहर आई और चिल्लाती हुई कॉरिडोर से हमारे बीच से निकलकर दरवाजे तक गई और जाने किसी से कुछ बातें करने लगी। मैं बल्कि सारे रिश्तेदार भी शिखा को ऐसे देख हैरानी में डूब चुके थे। मैं खड़ा हुआ, शिखा के पास जाकर उससे पूछा कि वो किससे बातें कर रही है, तो शिखा ने कहा कि वो अपनी बेटी नीरू से बातें कर रही है। मैं समझ सकता था उसकी हालत। वो अपनी दिमाग की बनावटों से लड़ नहीं पा रही थी। मैं बहला फुसलाकर उसे वापस उसके कमरे तक छोड़कर आया। शायद इस नए घर में भी मुझे और शिखा दोनों को नीरू की मौत को स्वीकारने में वक्त लगने वाला था। खैर, शाम तक सारे रिश्तेदार वहाँ से रवाना हो गए। रविकांत के घर के पास ही लिया था मैंने नया घर, इसीलिए रविकांत देर रात तक मेरे पास बैठा रहा। लेकिन उसकी बीवी ने उसके पास कॉल किया तो आता हूँ कहकर वो चला गया। तब मैंने सोचा कि शिखा को खाना खिला दूँ। किचन में जाने के लिए मैं जैसे ही शिखा के कमरे के सामने से गुजरा तो मैंने सुना कि शिखा अंदर किसी से बातें कर रही थी। दरवाजे पर कान लगाकर ध्यान से सुनने की कोशिश की तो मैंने सुना, अभी कहीं नहीं जाना बेटा, हम लोग इसी घर में रहेंगे। इस बार मुझे थोड़ा गुस्सा आया। शिखा, तुम समझती क्यों नहीं? दरवाज़ा खोलकर मैंने इतना ही कहा था। इससे आगे मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि शिखा तो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। शायद वो आवाज़ सुनाई देना मेरा वहम था। शिखा भी सो चुकी थी और मुझे भी भूख नहीं थी। मैंने रविकांत को मैसेज किया कि शिखा सो चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सो जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे बुला लूँगा। और मैं भी शिखा की बगल में लेट गया। लेकिन आंख बंद करते ही मुझे मेरी नीरू का वो मासूम सा चेहरा ही दिखाई दे रहा था। सदमे में डूबे कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं लगा। शायद मेरी ज़िंदगी में ये उथल पुथल थोड़ी कम थी, जो एक और तूफ़ान मेरी बची खुची ज़िंदगी को समेटने के लिए आने वाला था। तभी मेरी नींद टूटी एक धीमी सी आवाज़ से, कहीं नहीं जाना, अब यही हमारा नया घर है। मैं आंखें मसलता हुआ बिस्तर पर उठकर बैठा तो देखा शिखा दरवाज़ा आधा खोलकर बाहर किसी से बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, किससे बातें कर रही हो शिखा? शिखा ने एकदम से दरवाज़ा बंद किया और पलटकर बोली, किसी से नहीं, किसी से भी तो नहीं। इतना बोलते बोलते वो बिस्तर पर आकर करवट लेकर लेट गई। अगले दिन सुबह मैं उठा, बिस्तर पर शिखा नहीं थी। मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर गया तो देखा शिखा किचन में खाना बना रही थी और उसने पलटकर मुझे देखा और बोला कि सौरभ, मैंने तुम्हारा टिफ़िन रेडी कर दिया है, तुम जल्दी से नहा लो वरना लेट हो जाओगे। शिखा को नॉर्मल देख मैंने एक सुकून की सांस ली। इसीलिए नहा धोकर मैं ऑफिस आ गया। शाम को ऑफिस से निकलने से पहले मैंने सोचा कि मैं शिखा से एक बार फ़ोन पर बात कर लूँ। मैंने शिखा के पास फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाते ही शिखा बोली, हाँ सौरभ, रुको रुको नीरू, तुम्हारे पापा का फ़ोन है। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ हो शिखा? तो उसने कहा, देखो ना सौरभ, ये बदमाश मुझे अपने पुराने घर में लाई है, कहती है मम्मा मुझे यहीं रहना है। उसके इतना कहते ही फ़ोन अपने आप कट गया। मैं उठा और पूरी स्पीड से गाड़ी लेकर हमारे पुराने घर पर 20 मिनट में ही पहुंच गया। दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर घुसा। पूरा घर जलकर काला पड़ चुका था। अंदर घोर अंधेरा था, इसलिए मैंने फ़ोन की फ्लैश ऑन कर ली। मैंने शिखा को पुकारा, शिखा, तो वो सामने वाले कमरे से निकल कर आई और उसने मुझसे कहा, हमारी बेटी हमें साथ लेने आई है। मैंने ज़रा गुस्से में उससे कहा, शिखा बस करो अब,
तुम पागल मत बनो, हमारी नीरू मर चुकी है। बाहर आओ अपनी दुनिया से। मेरी ये बात सुनकर शिखा ज़रा सा मुस्कुराई। तभी शिखा के पीछे से नीरू बाहर निकल कर आई। अपनी आंखों पर मेरे लिए यकीन कर पाना उस वक्त बेहद मुश्किल था। मैं न कुछ बोल पा रहा था और न ही अपने कदम उठा पा रहा था। मेरी नज़रों के सामने नीरू और शिखा दौड़ते हुए सीढ़ियों से होकर ऊपर वाले कमरे तक गई और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं जानता था कि वो नीरू हमारी मासूम नीरू नहीं थी। शिखा की ज़िंदगी ख़तरे में थी। मैंने हिम्मत करके अपने कदम उठाए और जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, किसी ने मेरा पैर पीछे से पकड़ा और एक झटके से मुझे गिरा दिया। आधा ज़मीन पर और आधा सीढ़ियों पर मैं औंधे मुंह गिरा। खुद को संभाल कर खड़ा हुआ, नीचे गिरा, फ़ोन उठाया तो देखा सीढ़ियों से ऊपर नीरू खड़ी थी, जो मेरी तरफ एक हल्की मुस्कान मुस्कुरा रही थी। मैंने उससे कहा, देखो बेटा नीरू, तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारी दुनिया अब अलग है और हमारी दुनिया अलग। तुम अपनी दुनिया में जाओ बेटा, अपनी दुनिया में जाओ। तभी नीचे वाले कमरे से आवाज़ आई, सौरभ, मुझे बाहर निकालो। तुम सही कह रहे थे, ये हमारी नीरू नहीं है। ये हमारी नीरू हो ही नहीं सकती। हमारी नीरू मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकती। मैं उस कमरे की तरफ चला तो मुझे याद आया कि शिखा तो ऊपर वाले कमरे में थी। तभी ऊपर से एक आवाज़ आई, सौरभ, उस कमरे में मत जाना, वो तुम्हें भी मार देगी। मैं अपनी सारी उलझनों को दूर करके सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर की तरफ दौड़ा। ऊपर पहुंचकर कमरे की तरफ भागा तो मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं गिर गया। मुड़कर पीछे देखा तो मैं जिस चीज़ से टकराया था वो और कोई नहीं, मेरी शिखा की लाश थी। तभी उस कमरे का दरवाज़ा धीमे से खुला। मैंने कमरे के अंदर देखा तो कमरे के बीचों बीच शिखा पालथी मारकर बैठी थी और उसकी गोदी में नीरू लेटी थी, जिसके बालों में शिखा उंगलियां फिरा रही थी। मैंने पलटकर शिखा की लाश की तरफ देखा तो अब वहाँ नीरू की लाश पड़ी थी और फिर नज़रें कमरे की तरफ घुमाई तो देखा कमरे के अंदर बीचों बीच नीरू बैठी थी और फिर नज़रें नीरू की लाश की तरफ घुमाई तो एक जहरीली मुस्कान के साथ नीरू और शिखा मुझसे केवल 2 हाथ की दूरी पर खड़े थे। ये सब देख मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गया। मेरी आँख खुली तो मेरी नज़रों के सामने रविकांत का चेहरा था। उसने बताया कि मेरे पुराने घर में मैं उसे बेहोश पड़ा मिला और शिखा की लाश ऊपर वाले कमरे में मिली। अपनी बेटी के बाद मैंने अपनी बीवी को भी खो दिया। अब हर रोज़ मुझे शिखा और नीरू मेरे नए घर में भी दिखाई देते हैं। शायद वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। मेरी बच्ची नीरू मुझसे कहती है कि उसका मेरे बिना मन नहीं लगता और शायद यही मेरी ज़िंदगी का मूल सत्य है। इसीलिए आज मैं पंखे से लटक कर अपनी जान लेने वाला हूँ।